नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। इस शो में हम आपके टैक्स से जुड़ी जो भी उलझने हैं वो तो शामिल करेंगे ही, साथ ही साथ जो भी डाउट्स हैं, आपके क्वेरीज हैं, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी और आप ये शो लाइव यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, वहां पर भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करेंगे और आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने सी और टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। सुनील जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आज इस शो में हम बात करेंगे अभी बजट में जो भी अनाउंसमेंट हुई, थोड़ा उसको टच अप ऑन करने की कोशिश करेंगे, जो भी नियम में बदलाव हुए हैं और खास करके प्रॉपर्टी से जुड़े काफ़ी अनाउंसमेंट हुए थे। उस पर जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, उससे जुड़ी काफ़ी सारी घोषणाएं बजट में हुई थी। फिर बाद में कुछ बदलाव भी हुए, तो उन नियमों को भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अनाउंसमेंट हुआ था, क्या बदलाव हुए हैं और प्रॉपर्टी से जुड़े नियम, जो टैक्स के नियम है, वो क्या कहते हैं। इसको भी थोड़ा आज हम टच अपॉन करने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत पहले बजट की घोषणाओं से करते हैं, विशेषकर जो सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज हैं उनके लिए इस बार का जो बजट है उसमें क्या कुछ अहम घोषणाएं हुई। देखिए पूजा, सबसे पहले तो माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई। एक और बजट उन्होंने पेश किया, बड़ा बैलेंस बजट है। हाँ, वेतनभोगी कर्मचारी और विशेषकर मिडिल क्लास जी। को थोड़ी सी निराशा हुई है, पर फिर भी वित्त मंत्री जी ने अपनी पॉकेट में जितना था उतना देने की कोशिश की है। और सैलरी एम्प्लॉयज के लिए कहा है कि अब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये मिलेगी। हमें उम्मीद थी 1 लाख रुपए की, लेकिन मैडम ने 75,000 रुपये दिए हैं। दूसरा एक बेनिफिट और दिया है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपको 10% मिला करता था प्राइवेट एम्प्लॉयज के केस में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में तो 14% तक, 14% तक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का। मैं विशेष रूप से कह रहा हूं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि नए रिजीम में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन पर छूट नहीं मिलती है एटीसी में, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 14% तक अब आपका बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगा, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सिक्योरिटीज वाला है, लिस्टेड इक्विटी वाला है, जिस पर 1 लाख की छूट मिला करती थी, उसको बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है। और एक और छोटा टिकरिंग की है, जिसमें मैडम ने कहा है कि सबको 17,500 रुपए का फायदा विशेषकर सैलरीड एम्प्लॉइज को होगा। वो स्लैब में थोड़ी सी चेंज किया है, जो 3 से 6% वाला स्लैब 5% का हुआ करता था, अब वो 3 से 7 तक 5% होगा और उसके बाद 7 से 10 तक 10% होगा। बाकी कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया है बजट में। तो छोटा सा, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, इस बजट से हम ये निकाल सकते हैं। सुनील जी, आपसे एक और सवाल होगा। काफी समय से न्यू टैक्स रजीम, ओल्ड टैक्स रजीम की बातें की जा रही थी। इस बार बजट में काफी उम्मीदें थी कि न्यू टैक्स रजीम को आकर्षक करने के लिए वित्त मंत्री कुछ कदम उठाएंगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस तरफ मूव हो सके, न्यू टैक्स रजीम को ऑप्ट कर सके। क्या इस बार की बजट में ऐसा कुछ हुआ कि आप जो भी टैक्स पेयर हैं उनको सजेस्ट करेंगे कि वो न्यू टैक्स रजीम को ऑप्ट करें? नहीं पूजा, आप देखिए कि जितने भी डिडक्शंस दी गए हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड हम्म। डिडक्शन है, वो नए रिजीम में मिलेगा। नए हम्म। स्लैब का फायदा नए रिजीम में मिलेगा। दस हम्म। से 14% का फायदा नए रिजीम में मिलेगा। तो इसलिए सरकार का प्रयत्न है कि नए रिजीम में ही जाया जाए, और वो भी बाई डिफॉल्ट रिजीम है। और आपको एक बात और बताता हूँ, जिन लोगों ने 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरी है, तो उनके हम्म। पास वो ऑप्शन ही खत्म हो गई है। क्योंकि जो ऑप्शन थी, आप रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं, बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं 31 दिसंबर तक, लेकिन जो ऑप्शन थी पुराने रिजीम में जाने की, क्योंकि आपको चुनना था इस बार कि आपको पुराने रिजीम में जाना है। सैलरी एम्प्लॉय के केस में तो आपको खाली टिक करना था, लेकिन हम्म। बिजनेस इनकम वालों को तो फॉर्म 10 IEA भरना था। हम्म। 31 जुलाई के बाद में वो ऑप्शन ही खत्म हो गई है, यानी अब ओ। आपको मजबूरी में भी नए रिजीम में ही जाना पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि नए रिजीम में आपको कैलकुलेशन करनी है, उसी हिसाब से आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आप चूक गए हैं 31 जुलाई की जो डेडलाइन थी, तो अब नया हम्म। रिजीम ही आपके पास एप्लीकेबल है। हम्म। बिल्कुल, तो कोशिश तो है, लेकिन अभी भी इतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं बना है। हाँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम हम देख ही रहे हैं कि अगर चूज़ नहीं किया है, आपने ऑप्ट नहीं किया है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑप्शन न्यू टैक्स रेजिम का ही दिखा रहा है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए आप। चलिए, अब आप बात करते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी टैक्स के नियम की घोषणाएं हुई हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, मुझे याद है हमने तो ऑफलाइन इस पर बात भी की थी जब बजट की घोषणा हुई थी। हमने तुरंत आपसे संपर्क किया था समझने के लिए कि ये क्या अनाउंसमेंट हुआ है।
प्रॉपर्टी पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था, उसमें सेल्स की टैक्स पर दर 20 से 12.5% की गई और इंडेक्सेशन को हटा दिया गया। परंतु अब वित्त मंत्री जी ने कहा है कि आप दोनों में जो भी फायदेमंद है वो चुन सकते हैं। थोड़ा हमें समझाने की कोशिश कीजिए, पहले क्या नियम थे, बजट में क्या घोषणा हुई और अब वापस से इसमें क्या बदलाव हो चुका है? देखिए, मुझे ऐसा लगा कि इस बजट में वित्त मंत्रालय के अधिकारी शायद कुछ कंफ्यूजन में उनको हुआ। और हमने जी। बजट से पहले भी जब हमने एक शो किया था, हमने कहा था कि ओवरहॉलिंग होगी कैपिटल गेन को लेकर। हम्म। तो आधे अधूरे मन से वो ओवरहॉलिंग की गई है। कहा हम्म। तो ये गया था कि हम सरलीकरण कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि सरलीकरण के चक्कर में कहीं ये विपत्तीकरण ना बन जाए और हम्म। कॉम्प्लिकेशंस ना बन जाए। देखिए, पहले नियम ये था, आपको पता होगा कि पहले 3 स्लैब थे होल्डिंग के, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने। तो अब तो 2 कर दिए उन्होंने कि 12 महीने या 24 महीने। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, लिस्टेड म्यूचुअल फंड में आप 12 महीने में लॉन्ग टर्म हो जाएँगे, बाकी एसेट्स में आप 24 महीने में हो जाएँगे, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो बॉन्ड्स है। तो आप 2 स्लैब उन्होंने कर दिए हैं। दूसरा जो परिवर्तन किया है, वो ये किया है प्रॉपर्टी को लेके, इंडेक्सेशन को हटा दिया था। हम्म। इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब 23 जुलाई को बजट आया था, तो ये कहा था कि इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, 1 अप्रैल 2001 की जो कॉस्ट है आपकी, अगर आपकी प्रॉपर्टी 2001 से पुरानी आपने परचेज कर रखी है, आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो 1 अप्रैल 2001 की आप वैल्यू ले लीजिए और आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा और हम आपको टैक्स 20 से घटाकर 12.5 कर रहे हैं। तो माननीय राजस्व सचिव का बयान आया था कि 95% लोगों को फायदा होगा। लेकिन जब हमने कैलकुलेशन की, अपने दर्शकों को बताया कि इसमें बहुत सारे लोगों को, जो विशेषकर पुरानी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं पुराने। 2010 से पहले की, उनको नुकसान होने के पूरे-पूरे चांस हैं। तो हम्म। इसलिए फिर शायद इनको समझ में आया और फिर वित्त मंत्री जी ने जब बजट पास किया लोकसभा में, तो कहा कि अब आपको दोनों, आपको ऑप्शन दी जा रही हैं कि आप 20% विद इंडेक्स ले लो या 12.5% विदाउट इंडेक्स ले लो। तो ये मुझे लगता है कि देखिए ना, हो क्या गया कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए 2 रिजीम हो गए, आप 2 में हम्म। से चुन लीजिए। कैपिटल गेन के लिए भी 2 रिजीम हो गए, कंपनीज के लिए 3 रिजीम हो गए। तो सरलीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं या हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये अभी समझना बाकी है। पर अभी ये कहा गया है कि आपने जो भी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो 2 रिजीम में से एक को चुनने का फायदा है, वो उसी प्रॉपर्टी में मिलेगा जो 23 जुलाई 2024 से पहले आपने परचेज कर ली है। उसके बाद आप जब भी बेचेंगे, जो प्रॉपर्टी आप 23 जुलाई 2024 से पहले बेच देंगे, जो बेच चुके हैं, यानी 1 अप्रैल से लेके और 23 जुलाई तक जो प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, उसमें पुराना रिजीम ही लगेगा। 23 जुलाई के बाद आप जो प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो उसमें कहा गया है कि आप दोनों रिजीम में से एक चुन लीजिए, यानी टैक्स की कैलकुलेशन करते हो 12.5% विद इंडेक्स ले लीजिए या 20% विद इंडेक्स ले लीजिए। आपको जो फायदेमंद नजर आए वो आप ले लीजिए। ये आप सही कह रहे हैं कि हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश हमें करनी चाहिए। वित्त मंत्री जी ने भी बार बार इस बात को हाईलाइट किया है कि टैक्स के प्रोसेस को जितना हो सके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इतने सारे ऑप्शन देके, कैलकुलेशन देके, समय और हम देख रहे हैं कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, तो इसमें भी यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है। बहरहाल, नियम हमने आपको बताए कि पहले क्या नियम अनाउंस हुए थे और अब क्या नियम है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने फ़ायदे के अनुसार दोनों रेजीम में से जो फ़ायदेमंद हो वो आप चूज कर सकते हैं। यानी कि प्रॉपर्टी जिनके पास है, पुरानी जिनकी प्रॉपर्टी है, उनके पास दो ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं। उन्हें कैलकुलेट करना होगा अपना कैपिटल गेन और उस अकॉर्डिंग आप ऑप्ट करें कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है। आगे थोड़ा और इसको और समझने की कोशिश करेंगे कि अब अगर मकान या फ्लैट हमारे पास पुराना कोई है और उसको अगर आप बेचते हैं और उसको बेचकर फिर अब नए नियम क्या कह रहे हैं, क्या कोई छूट मिलेगी उस पर कैपिटल गेन में? इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है और बड़ा हम्म। कॉम्प्लिकेशन हो गया। मैं आपको एक आसान उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 2001 में प्रॉपर्टी परचेज की, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी। हम्म। अगर आप पुराने रिजीम में जाते हैं, तो अब इंडेक्स है 363, यानी उसकी जो वैल्यू होगी 3 करोड़ 63 लाख हो गई है। और आप 4 करोड़ में अगर वो प्रॉपर्टी आप 2024 में बेच देते हैं, 2024 में 4 करोड़ रुपए में, तो पहले नियम ये था कि आपको इंडेक्सेशन मिलेगा, यानी 4 करोड़ का इंडेक्सेशन 3 करोड़ 63 लाख हो गया और उस पर आप 20% टैक्स दे दीजिए, 37 लाख में जो आपको बचा। एक बात तो ये। और नया रिजीम अगर आपको चुनना है, तो आपको 4 करोड़ में से 1 करोड़ खाली माइनस होगा, 3 करोड़ रुपए में 12.5% आप
चूज कर लीजिए, तो हमारे उदाहरण में तो पुराने रिजीम में लोग जाएंगे। लेकिन जो हुँ, कॉम्प्लिकेशन है, जो इसमें चतुराई है, वो क्या किया है कि पहले रिजीम में अगर आपको नया फ्लैट लेना था, तो खाली कैपिटल गेन का अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना था, यानी 37 लाख रुपए का कैपिटल गेन आपको हुआ, आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको पूरा कैपिटल गेन से छूट मिल जाया करती थी। लेकिन अब नए रिजीम में क्या कर दिया है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो दे दिया, पर हुँ, सारा चौवन में आपको डिफरेंस नहीं डाला है। उसमें कहा है कि अब आपको 3 करोड़ रुपए, यानी जो डिफरेंस है 4 करोड़ माइनस 1 करोड़ 3 करोड़ रुपए, वो इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको धारा 54 में पूरा बेनिफिट मिलेगा, वरना पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी एक और कॉम्प्लिकेशन आपने पैदा कर दिया है। तो ये एक थोड़ा बिटवीन द लाइन्स जब हमने इसको पढ़ा, तो इस नियम में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, फर्म के लिए नियम नहीं है इंडेक्सेशन वाला, तो इसलिए अभी इसमें कॉम्प्लिकेशन है। और मैं तो फिर अनुरोध करूंगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और जी, इसको और जी। थोड़ा सिम्प्लीफाई किया जाए। बिल्कुल सुनील जी, मैं भी आपकी बात सुन रही हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूजन तो बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, दर्शकों को यही सलाह होगी कि प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, उसमें देखिए टैक्स की भी लायबिलिटी बनेगी ही आप पे, क्योंकि बड़ा गेन होता है यहाँ पर तो बड़ा टैक्स भी आपकी जेब से जा सकता है। बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद के, बिना किसी अच्छे जानकार की मदद के, टैक्स एक्सपर्ट की मदद के कोई बड़ा डिसीजन प्रॉपर्टी से जुड़ा फिलहाल ना लें, क्योंकि इस बीच काफ़ी सारे नियम हो चुके हैं। ओल्ड टैक्स रजीम के नियम अलग, न्यू टैक्स रजीम के नियम अलग, उसके बाद बजट में जो अनाउंसमेंट किया था वो नियम अलग हो चुके हैं इंडेक्सेशन के साथ। इंडेक्सेशन के अलावा काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि कैलकुलेशन करनी ज़रूरी है। तो आपसे यही दरख्वास्त होगी कि कोई भी निर्णय लें प्रॉपर्टी से जुड़ा तो टैक्स एक्सपर्ट की मदद ज़रूर लें यहाँ पर। सुनील जी, अगर फ्लैट को खरीदने में हाउसिंग लोन का भी इस्तेमाल होता है और उस पर जो ब्याज हम देते हैं, अब नए नियम क्या कह रहे हैं? क्या उस पर छूट मिलेगी? जो भी ब्याज और इंटरेस्ट हम दे रहे हैं उस पर, पहले तो कुछ राहत मिलती थी, नए नियम क्या आए हैं अभी प्रॉपर्टी पर? बड़े मजे की बात ये पूजा की शायद शुक्र है बल्कि भगवान का कि वित्त मंत्री जी ने इसको खत्म नहीं किया है। आपको पता हम्म, होगा कि 2 साल पहले सरकार एक नियम लेके आई थी और ये कहा था कि अगर आपने किसी फ्लैट या प्रॉपर्टी पर ब्याज पे आपने होम लोन लिया है या कोई लोन लिया है उसके ऊपर में, और आपने धारा 24 में उसकी ब्याज की छूट क्लेम नहीं की है, जो कि आपको 2 लाख रुपए मिलती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, और नई रीजी में वो मिलती ही नहीं है, अब नई रीजी में नहीं मिलती है आपको, तो फिर आप जो ब्याज का अमाउंट है, आप उसको अपनी कॉस्ट में जोड़ लीजिए। शुक्र हम्म, ये है कि अभी नए नियम में इंडेक्सेशन तो हटा दिया, लेकिन उस ब्याज को अभी भी मेंटेन रखा है। यानी अगर आपने कोई होम लोन लिया है, तो आप अपनी पूरी शीट्स को संभाल के रखिए। टोटल जो ब्याज आपने पे किया है, जब आप बेचेंगे, तो आप उसको अपनी कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जो ब्याज की पेमेंट होती है पूजा, उसको एक तरह से इन्फ्लेशन का ही हम रूप कहते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण हम हम्म, ब्याज दे रहे होते हैं। और इंडेक्सेशन को जब लाया गया था, तब भी ये कहा गया था कि क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, तो आदमी का जो हम इंडेक्सेशन दे रहे हैं, वो इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए दे रहे हैं। खत्म तो करने। एक तरफ तो आप ब्याज की छूट कंटिन्यू कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडेक्सेशन को हटा रहे हैं। तो ये आपस में बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई हैं। खैर, हम्म, नियम अब यही है कि आपको ब्याज की छूट मिलेगी अगर आपने होम लोन लिया है या उस पर कोई बोरोइंग की है, और आप उसको अपनी कॉस्ट में जोड़ सकते हैं। दूसरा सवाल जो उठा था, वो उठा था स्टैम्प ड्यूटी को लेकर। हम्म, ये कहा गया था कि स्टैम्प ड्यूटी की जो कॉस्ट आप पे करते हैं, उसको भी हम कॉस्ट नहीं मानेंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, मेरा मानना हम्म, ऐसा है, और जुडिशियल प्रेसिडेंसीज भी ये कहते हैं कि जो स्टैम्प ड्यूटी है, वो स्टैम्प ड्यूटी की कॉस्ट आपका पार्ट बनती है, उसका कॉस्ट ऑफ बिल्कुल, एक्विजिशन उसका माना जाना चाहिए। उस पर बिल्कुल। डिबेट चलेगी, सरकार को क्लेरिफिकेशन देगी। सीबीडीटी से हम क्लेरिफिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं कि सीबीडीटी इस बात को क्लेरिफाई कीजिए, क्योंकि ये बयान राजस्व सचिव से आया है। तो हम ये अनुरोध करेंगे सीबीडीटी से कि इसको क्लेरिफाई कर दें कि जो स्टैम्प ड्यूटी है, उसकी कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी। हम्म, तो स्टैम्प ड्यूटी एक जो बड़ा पार्ट होता है प्रॉपर्टी खरीदने का, उसमें थोड़ी यहाँ पर क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है। अगर अच्छा, अगर स्टैम्प ड्यूटी को भी कॉस्ट के तहत ही अगर शामिल कर दिया जाए, तो फिर आप कहना चाह रहे हैं कि उसमें टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। क्योंकि आपको पता होगा हमारे यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 5% है महिलाओं के, अलग अलग स्टेट वाइज है, वैसे जनरली 5% और जी, 7% का रेट है। यानी अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो 5 से 7 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगती है, और वो बायर देता है ज्यादातर केसेस में। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। पहले पहले 80C में छूट मिला करती थी कि आप स्टैम्प ड्यूटी को 80C में भी छूट क्लेम कर लिया करते थे। अब हम्म, चूंकि 80C नहीं है नई रिजीम में, अब आप अगर कैपिटल गेन में इसकी छूट नहीं देंगे, तो ये थोड़ा सा प्रहार होगा।
होम बायर्स के ऊपर। तो मुझे लगता है इसकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है कि स्टैंप ड्यूटी उसका कॉस्ट का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन लेने की ज़रूरत है, इस वजह से जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अच्छा, एक सवाल और होगा सुनील जी, कमर्शियल प्रॉपर्टी मान लीजिए अगर मेरे पास है और उसको बेच के रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है, तो क्या नए कानून में उस पर छूट मिलेगी? हाँ, उसमें धारा 54F में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये भी हम्म। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि धारा 54F जहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसमें नियम थोड़ा सा कठिन है। कठिन क्या है कि आपके पास एक से ज्यादा मकान नहीं होने चाहिए। एक बात, यानी पुराने एक आपका हाउसिंग है, आप दूसरा ले सकते हैं रेजिडेंशियल हाउस। नंबर 2 बात, आपको उसमें पूरा सेल कंसिडरेशन आपको लगाना होता है। और नंबर 3 बात, जो कि 2 साल पहले एक बजट में चेंज किया था कि 10 करोड़ रुपए तक का कैप लगा दिया था कि 10 करोड़ रुपए तक की हम आपको छूट देंगे सेल कंसिडरेशन में, उससे ऊपर की छूट नहीं देंगे। तो इसलिए अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचकर, शेयर्स बेचकर, ज्वेलरी बेचकर, यानी कोई भी रेजिडेंशियल हाउस के अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के एक नया रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं, तो आपको इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। इन 3 नियमों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये हैं कुछ नियम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जुड़े, जो कि हमने आपके सामने एक एक करके रखा। लेकिन जैसा कि अभी सुनील जी भी बार बार हाईलाइट कर रहे थे कि कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन अभी भी बनी हुई है। तो आपको यही सलाह होगी कि टैक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा ना आ जाए, उसके पहले प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी मामला है, आप खरीद बेच रहे हैं, तो इन सब बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होता है। और अगर आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जिसको लेकर के आपको ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, फिर तो आपको नियम का ध्यान यहाँ पर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से हम इसको बार बार हाईलाइट भी कर रहे हैं। सुनील जी, अब आप थोड़ा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नियम भी आपसे समझना चाहेंगे, उसमें क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं? उसमें 2 बड़े परिवर्तन किए हैं पूजा। नंबर 1 परिवर्तन तो ये किया गया है कि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड म्यूचुअल फंड, यानी अगर 12 महीने से ज्यादा उनको रखते हैं तो 12.5% का टैक्स और 1.25 लाख की छूट। लेकिन आप 12 महीने से पहले बेच देते हैं उनको, तो जो हम्म। पहले कैपिटल गेन हुआ करता स्टॉक मार्केट के ऊपर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, उसको बढ़ाकर 20% कर बीस दिया गया है। परसेंट एक तो आप जब भी ये लिस्टेड इक्विटी या लिस्टेड म्यूचुअल फंड बेचे, तो हमेशा हम देश का ध्यान रखें कि अगर 12 महीने मेरे कब पूरे हो रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। एक बात तो ये। और दूसरा परिवर्तन पिछले बजट में कर दिया था, वो भी लोगों को ध्यान रखना जरूरी है कि जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में, हम्म। गोल्ड ईटीएफ में जो पैसा लगाते हैं बहुत सारे लोग, उसको कहा था कि सरकार ने कि अब वो शॉर्ट टर्म ही माने जाएंगे, उस पर टैक्स चाहे वो 12 महीने या 24 महीने के बाद भी आप बेचेंगे, तब भी वो हम्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। जबकि असेट वो लॉन्ग टर्म हो चुकी है, यानी 24 महीने के बाद तो हर चीज अब लॉन्ग टर्म हो जाएगी। अब तो नियम ही ऐसा कर दिया है। लेकिन जो हाँ। टैक्स का रेट है, वो लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला। उस पर भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। तो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स का ध्यान रखिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया है। अच्छा, ये वित्त मंत्री जी ने सर ये भी कहा था कि अब 1 लाख की जगह 1.25 लाख की छूट मिलेगी। टैक्स के बारे में तो आपने बताया, टैक्स दरों के बारे में, लेकिन 1 लाख की जगह अब 1.25 लाख की छूट मिलेगी। ये क्या नियम है, कहाँ पर इसकी छूट मिलेगी, थोड़ा ये समझा सकते हैं दर्शकों को? बिल्कुल। 3 तरह की जो असेट्स है, नंबर 1 लिस्टेड इक्विटी जी। शेयर्स, हम्म। नंबर 2 लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, यानी म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में पैसा लगाते हैं, और हम्म। तीसरा यूनिट ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट। ये 3 असेट ऐसी होती हैं, अगर आप इनको लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में बेच रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कोई भी लिस्टेड इक्विटी शेयर ऑफलाइन मार्केट में बेच दिया, तो आपको ये 12.5% वाला बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड म्यूचुअल फंड इक्विटी वाले और बिजनेस यूनिट ट्रस्ट वाले, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचते हैं, तो आपको 2 फायदे मिलते हैं। नंबर 1 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा, और दूसरा फायदा हर साल पहले 1 लाख की छूट मिला करती थी, तो उसको बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया। यानी आप ऐसे तो प्लान कर ही सकते हैं कि हर साल अपने जो म्यूचुअल फंड के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स वाले, उनको बेच लीजिए, 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उनको दोबारा खरीद लीजिए, यानी 1.25 लाख का बेनिफिट तो आप ले ही सकते हैं। तो मोटा मोटा बेनिफिट आप ले सकते हैं, और वो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग है। चलिए, ये तो अच्छी बात है, 1.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसकी छूट बढ़ा दी गई है। लेकिन अब शॉर्ट टर्म ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से ही अब
टैक्स आपको देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। यानी कि 20% दर पर ही अब आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, इसका आप ध्यान रखिए। सुनील जी, ये जो प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन हटाया गया है, थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ज्वेलरी पर भी वही सेम नियम लागू हो रहे हैं? नहीं, वो प्रॉपर्टी के लिए कहा है खाली। जी। खाली प्रॉपर्टी के लिए कहा है। ये भी बड़ा बात आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये जो आपको 2 बेनिफिट दिए हैं, 2 जो ऑप्शंस दिए हैं, वो खाली प्रॉपर्टी के केस में दिए हैं कि ओके। प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज़ की है, तो आप उसकी टैक्स की कैलकुलेशन बिना इंडेक्स करेंगे, तो 12.5%, इंडेक्स से करेंगे, तो 20%। लेकिन हम्म। इसका फ़ायदा बाकी किसी एसेट्स में नहीं दिया गया है। चलिए। शेयर्स में नहीं दिया गया है, अनलिस्टेड हाँ। शेयर में नहीं दिया गया है, ज्वेलरी बेचने पर नहीं दिया गया है, उसमें पूरा टैक्स आपको देना पड़ेगा 12.5% की दर से, और उसमें लोगों को नुकसान भी होगा। बिल्कुल, तो इंडेक्सेशन का फ़ायदा और कहीं नहीं है, सब जगह से हटा दिया गया है। प्रॉपर्टी पर थोड़ी राहत यहाँ पर आपको दे दी गई है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेंगे। हमें मुरादनगर से राहुल वर्मा जी का सवाल आया है और इन्होंने एक फ्लैट नोएडा में बिल्डर के पास बुक किया था, जिसका कि कंप्लीशन अगले साल होगा। अगर वो उस फ्लैट को 2 साल में बेच देते हैं तो टैक्स 20% पर लागू होगा या 12.5% पर? मैंने बताया ना कि जो कॉम्प्लिकेशंस अब आ गए हैं, उसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो हम्म। जाएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी आपने 23 जुलाई 2024 से पहले खरीद ली है, उन पर ही आपको नया नियम लगेगा। अब जिन लोगों ने फ्लैट पहले बुक करवा दिए हैं, और जनरली क्या होता है कि फ्लैट लोग बुक करवा देते हैं, उनका पोजीशन 2 से 3 साल में मिलता है। तो उनकी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? मान लीजिए आपने पिछले साल में फ्लैट बुक करवाया था और आपको 2025 में फ्लैट मिला, तो उसका क्या माना जाएगा? तो अलग-अलग जुडिशियल प्रेसिडेंसीज़ हैं, ये कहते हैं कि जब आप फ्लैट बुक करवा देते हैं, तो हम्म। एक्विजिशन की डेट वही मानी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को फ्लैट मिलेगा, आपको फ्लैट मिलेगा राहुल जी, तो डेट ऑफ एक्विजिशन अलॉटमेंट की डेट से मानी मानी गई है। तो आपको बेनिफिट मिलेगा 20% और 12.5% में चूज़ करने का। हम्म। बिल्कुल, तो ये है सलाह आपके लिए। एक और सवाल आया है कानपुर से घनश्याम सिंगला जी का, जो कि सवाल हर इस वक्त जो भी प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हैं उनके मन में है, तो उससे भी काफ़ी मदद मिलेगी। और ये इनका जो सवाल है ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर है। इन्होंने पुश्तैनी मकान का सौदा पिछले महीने ही किया 1.5 करोड़ रुपए में, और ये मकान उनके पिताजी ने 2001 में 20 लाख में खरीदा था और इसकी रजिस्ट्री सितंबर में होगी। अब इन्होंने नया जो फ्लैट है ये 80 लाख में खरीदा हुआ है। अब जो भी नए नियम है ये इनके सामने भी आए, इनको टैक्स जो भी एक्सपर्ट है उन्होंने बताया कि अब आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, चूंकि बजट में नियम बदल गया है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या नियम है। वैसे तो हम काफ़ी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन घनश्याम जी को, सुनील जी, आप क्या सलाह देंगे? देखिए घनश्याम जी, जो हमने एग्जाम्पल दिया था वही हम्म। एग्जाम्पल आप पर फिट होता है, क्योंकि पहले आपको इंडेक्सेशन के बाद जो कैपिटल गेन था वो 80 लाख रुपया 70 लाख, जो आपके एक्सपर्ट ने बताया होगा वो आ रहा होगा, तो आप उसको फ्लैट को बुक करवा कर उसका बेनिफिट ले रहे थे। हम्म। लेकिन अब आपको जो बेनिफिट मिलेगा, आपने जो भी सेल प्राइस आपका है, पहली बात, और जो पुश्तैनी आपने कहा कि मकान है, इसका मतलब कि 2001 से पहले का मकान मैं मानकर चल रहा हूँ, तो 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू निकलवा लीजिए जो भी थी, और उसका जो डिफरेंस है, मान लीजिए आप 1.5 करोड़ में आप फ्लैट बेच रहे हैं, और आपको 2001 में जो पुश्तैनी जो वैल्यू थी उसकी 20 लाख रुपए आई, तो पहले तो आपको इंडेक्सेशन से बेनिफिट मिल जाया करता था, 3.3 से आप मल्टीप्लाई करके और डिफरेंस को आप इन्वेस्ट किया करते थे, तो ऑलमोस्ट 80 लाख ही बैठ रहा था आपके, उसने सही कहा था। लेकिन अब आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं 1.5 करोड़ माइनस 20 लाख रुपए, 1 करोड़ 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तभी आपको धारा 54 में पूरा बेनिफिट मिलेगा, वरना आधा बेनिफिट ही मिलेगा। बिल्कुल। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका समय देने के लिए, और हमारे दर्शकों के सवालों को और जो भी प्रॉपर्टी से जुड़े नियम थे वो हमारे दर्शकों को वापस से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज जो भी डिस्कशन हुआ उससे आपको मदद मिली होगी, और अगली बार प्रॉपर्टी का कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो नियमों का ध्यान जरूर रखें और फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद जरूर लें। इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।